Hello friends, welcome to my channel राधे कृष्ण नर्सिंग एकेडमी। आई होप यू ऑल वर डूइंग वेल। ये जो लेक्चर्स जो मैं आपको करवा रही हूँ, यहाँ पर जो है वो आपको जो अपकमिंग एग्ज़ाम है आरआरबी का जो एग्ज़ाम है हमारा नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए, उसकी प्रेपरेशन हो रही है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं हमारे क्वेश्चन की सीरीज़ को। तो आज का क्वेश्चन देखिए, विच बॉडी सिस्टम इज़ मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड इन पेशेंट्स विद इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हाइपोकैल्शियमिया हो जाता है, ठीक है, या हमारे पास जो है वो यहाँ पर हाइपोकैलेमिया हो जाता है, ठीक है, पोटेशियम का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, हमारे पास जो है वो हाइपोनेट्रेमिया हो जाता है। ठीक है, तो अगर ये कंडीशंस हमारे पास होती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, किसी का अमाउंट इंक्रीज़ हो जाता है, या तो कौन सा सिस्टम जो है वो मोस्टली जो है वो कॉमनली अफेक्ट करेगा। ठीक है, ऑप्शंस देखिए, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, रेनल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ द न्यूरोमस्कुलर सिस्टम। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए बहुत सारे हमारे पास जो ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, अगर हम कैल्शियम की ही बात करें तो कैल्शियम का लेवल अगर हमारे पास जो है कम हो जाता है तो हमारे जो मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक्साइटेबिलिटी हो जाती है। ठीक है, विच लीड्स टू टेटनाई। ठीक है, और हमारे पास सोडियम का लेवल इम्पेयर हो जाता है। ठीक है, हमारे पास जो और इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल इम्पेयर हो जाता है, तो हमारे पास जो न्यूरोमस्कुलर का जो ट्रांसमिशंस है, हमारे पास जो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशंस है, वो सा हमारे पास जो है वो इम्पेयर्ड हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अफेक्ट होती हैं यूजली, और वो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम को मोस्टली अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लार्जेस्ट ऑर्गेनली ऑफ द सेल इज। ठीक है, तो हमारे पास सेल होता है और सेल में वेरियस ऑर्गेनलीज होती हैं। ठीक है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, ठीक है, राइबोसोम्स, ये सब होते हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास इनमें सबसे लार्जेस्ट जो ऑर्गेनली है वो कौन सी है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या न्यूक्लियस। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शंस थी, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज़ द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली। तो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ये है हमारे पास और दिस इज़ द न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर जो कंटेंट होता है दैट इज़ द ये डीएनए जो है वो हमारे पास जो जेनेटिकल जो मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, बाकी वेरियस हमारे पास जो है वो यहाँ पर डिफरेंट सेल ऑर्गेनलीज हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर टिश्यूज इज टर्म्ड एज। ठीक है, तो हमारे पास सेल्स होते हैं, ठीक है, सेल्स कंबाइन करके टिश्यू फॉर्म करते हैं, तो वैसे ही टू और मोर टिश्यूज जो हैं वो कंपोज करके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे हम क्या कहेंगे? ऑर्गन, सीरस मेम्ब्रेन, कॉम्प्लेक्स टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज़ द ऑर्गन। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर देख लीजिए, सेल, ये दिस इज़ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। सबसे पहले सेल आते हैं, तो सेल आपस में कंबाइन करके हमारे पास टिश्यू बनाएंगे। ठीक है, फिर ऑर्गन बनाते हैं और जब ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। ठीक है, सेल्स वर्क्स टुगेदर in and form tissue, then they work together to form a organ, then organ system, then a organism। ठीक है, तो आगे चलते हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज, लाइफ का जो बेसिक यूनिट है वो क्या होता है? द एटम, वाटर, द सेल, द केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द राइट आंसर इज द सेल। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताया पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, हमारे पास टू टाइप्स के स्केलेटन होते हैं, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, तो ये जो है वो इस तरीके से हमारे पास जो है ये होते हैं हमारे पास, दिस इज द अपेंडिकुलर स्केलेटन, दिस इज द एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो पहले मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, फिर आपको और अच्छे से आप इसको बता सकते हैं। एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास क्या आता है? एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास देख लीजिए, जो यहाँ पर ब्लू कलर से जो है वो शो किया गया है वो हमारे पास क्या है? एक्सियल स्केलेटन, जिसमें हमारे पास स्कल आती है। ठीक है, और हमारे पास जो थोरेसिक जो ये थोरेसिक केज है ये आएगा। ठीक है, और पीछे से हमारे पास क्या है? वर्टिब्रल कॉलम, तो ये हमारे पास एक्सियल स्केलेटन में आएंगे। और अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे पास जो रिमेनिंग जो बच जाता है, ठीक है, जैसे हमारे पास ये लिम्स हो गए, ठीक है, ये पेल्विस का और ये लोअर लिम्स सब आ गया, ये हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन में आएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास। अभी देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द एक्सियल स्केलेटन, मैंने बता भी दिया अब आपको। अब देखते हैं कितना आपको याद आता है। फीमर, स्टर्नम, मैंडिबल एंड सैक्रम। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्सियल स्केलेटन का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया अभी आपको, तो उसमें जो क्या था हमारे पास
स्टर्नम, ठीक है, और मैंडिबल, और ये सैक्रम के जो रीजन्स हैं ये वर्टिब्रल कॉलम में आ जाएगा, ठीक है, ये रिब केज में आ रहा है, ये स्कल में आता है, तो ये सभी जो है वो एक्सोस्केलेटन में आएंगे। और जो फीमर है वो हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन में आएगा, तो वो एक्सल का पार्ट नहीं है, ठीक है। सो राइट आंसर इज द फीमर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, what position should the nurse place the head of the bed to obtain the most accurate reading of jugular vein distension, ठीक है, jugular vein distension हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज्ड प्रेशर इन द वेना कावा, ठीक है, तो उसकी वजह से जो जुगुलर वेन जो हमारे पास नेक के पास होती है उसकी डिस्टेंशन हो जाती है। तो अगर हमें उसको एक्यूरेटली जो है वो उसको मेज़र करना है अच्छे से, ठीक है, तो उसके लिए जो है वो पेशेंट की क्या पोजीशन हमें लेनी चाहिए, हाई फाउलर पोजीशन, रेज 30 डिग्री, रेज 10 डिग्री एंड सुपाइन पोजीशन, ठीक है। तो इसके लिए जो पोजीशन हम देंगे पेशेंट को दैट इज़ द रेज्ड 30 डिग्रीज, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास जो है वो जुगुलर वेन का डिस्टेंशन हुआ है, ठीक है, और ये जो है वो हमारे पास एक्सटर्नल जुगुलर वेन जो बाहर से दिख रही है और एक इंटरनली चली जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक है। तो ये नियर अबाउट 30 तक जो है वो हम इसको रेज करेंगे, यहाँ पर 45 है तो ऑप्शन के हिसाब से होगा, हमारे पास वहाँ पे एटलीस्ट 30 का ऑप्शन दिया था तो हमने उसके अकॉर्डिंग इसको पेशेंट को पोजीशन देनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ क्लाइंट हु जस्ट हैड अ किडनी ट्रांसप्लांट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट टू द आईसीयू। अभी एक पेशेंट है जिसका रिसेंटली अभी जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है और उसको जो है वो पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट से आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। नाउ द नर्स इन द आईसीयू शुड मॉनिटर द यूरिनरी आउटपुट एवरी, कितना टाइम के बाद उसको जो है वो पेशेंट का जो यूरिनरी आउटपुट को चेक करना है, 2 आवर्स, एवरी 2 आवर्स, एवरी आवर, एवरी 15 मिनट्स के गैप के ऊपर, या एवरी 3 आवर्स, ठीक है। सो द राइट आंसर इज एवरी आवर, एक आवर के बाद जो है वो से पेशेंट का यूरिनरी आउटपुट को चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द फर्स्ट स्टेप व्हेन केयरिंग फॉर ब्लीडिंग वूंड। एक वूंड है आपको जहाँ से आपको ब्लीडिंग हो रही है कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप जो है जो हम केयर के लिए लेंगे वो हम क्या लेंगे, अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर विद क्लीन और स्ट्राइल मेथड टेक्निक के थ्रू हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे क्लीन और स्ट्राइल टेक्निक के थ्रू, या एलिवेट द वूंड, उसको एलिवेट कर देंगे, उसकी पोजीशन बॉडी के लेवल से हाई ले जाएंगे, ठीक है। अप्लाई प्रेशर एट द प्रेशर पॉइंट, प्रेशर पॉइंट पे हम प्रेशर अप्लाई करेंगे। एड बल्कि ड्रेसिंग टू रेनफोर्स ब्लड सोक्ड बैंडेजेस, तो इस तरीके से हम करेंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारे पास होता है दैट इज़ द ऑप्शन ए, हम डायरेक्ट प्रेशर जो भी वूंड होगा जहाँ पर वहाँ पर क्लीन या स्ट्राइल गॉज या किसी जो हमारे पास कुछ कॉटन का क्लोथ होगा उसके थ्रू उसको क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ वूंड, ठीक है, वूंड हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दी गई हैं, इनमें से हमें वो ऑप्शन सिलेक्ट करनी है जो वूंड नहीं है, वूंड की कोई टाइप नहीं है। तो ऑप्शंस देखिए, कॉन्ट्यूजन, लेसिरेशन, सॉरी कॉन्ट्यूजन, अल्सर, लेसिरेशन एंड पंचर, ठीक है। तो यहाँ पर सभी वूंड हैं एक्सेप्ट अल्सर, ठीक है, अल्सर इज नॉट अ वूंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेड सोर्स आर कॉज्ड बाय लोकलाइज्ड, जो बेड सोर होता है पेशेंट को, ठीक है, कॉन्स्टेंटली प्रेशर की वजह से, ठीक है, प्रेशर पॉइंट्स के ऊपर जो है वो कॉन्स्टेंटली प्रेशर रहता है उसको बेड सोर हो जाता है। तो वो किसकी वजह से हुआ, कॉन्ट्यूजन, फ्रिक्शन, एक्सेस हीट या इस्चेमिया। द राइट आंसर इज द इस्चेमिया, ठीक है, क्योंकि अगर जो हमारे पास जो प्रेशर पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो वो अगर प्रेस उसका जो है वो बॉडी कॉन्टिन्यूसली प्रेशर उस पर रहती है तो वहाँ पर जो है वो जो ब्लड का जो फ्लो है, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाता है। जब ब्लड का फ्लो रिड्यूस हो जाएगा तो वहाँ पर जो है वो हमारे पास बेड सोर्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर आप देखिए, प्रोलॉन्ग्ड प्रेशर जब रहता है हमारे पास, ठीक है, मोस्ट कॉमनली ये इन्होंने बताया, मोस्ट कॉमन रीज़न हमारे पास ये सैक्रम और स्टियल ट्यूबरसिटी, यहाँ पर बॉडी का वेट ज़्यादा आता है हील के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे इतना वेट नहीं होता, बट ये भी पॉइंट्स हमारे पास रहते हैं, ठीक है। और अगर इसको लेटरल पोजीशन दे रहे हैं तो ये
यहाँ पर हमारे पास पॉइंट्स हैं जहाँ पर जो है उनको प्रेशर जो बेड सोर्स है उनके होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, हो क्या रहा है, प्रोलॉन्ग प्रेशर हो रहा है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो उस एक एरिया के पास जो है टू द स्किन वहाँ पर क्या होता है थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, तो वो कम रहेगा उस एक एरिया के पास और प्रेशर भी रहेगा, और जिस एरिया के ऊपर मोर देन 30 mm ऑफ Hg का प्रेशर वहाँ पर रह रहा है तो वो दैट लीड्स टू द टिश्यू हाइपोक्सिया और नेक्रोसिस हो जाता है, एंड देन अल्सरेशन, देन प्रेशर सोर वहाँ पर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस कॉज पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस। ठीक है, तो आपको पता है हेपेटाइटिस इज अ वायरल डिजीज। ठीक है, और जो है ये हमारे पास इसका जो वायरस जिस फैमिली से बिलोंग करता है दैट इज़ द हीपाडेनोवायरस। ठीक है, हीपाडेनोवायरस, और ये जो वायरस होता है ये एक डीएनए वायरस है। ठीक है, जो एनिमल्स और जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके स्पेशली जो है वो लीवर के जो सेल्स होते हैं उनको डैमेज करता है। ठीक है, तो ये जो वायरस है यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के हैं, हेपेटाइटिस ए बी सी डी। तो कौन सा जो वायरस है हमारे पास जो इस डिजीज़ की जो वायरस है कॉज पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस। ठीक है, अगर किसी का ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है उसके बाद अगर किसी को होने के चांसेस बनते हैं तो कौन सा हेपेटाइटिस होने के चांसेस बनेंगे, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एंड हेपेटाइटिस डी। द राइट आंसर इज द हेपेटाइटिस सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज का जो मोस्ट कॉमन कॉज है दैट इज आर्थरोस्क्लेरोसिस, हाइपरग्लाइसीमिया, स्ट्रेस, वैसोस्पाज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी। सो द राइट आंसर इज द आर्थरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर पहले तो जैसे नॉर्मल है हमारे पास ये, ठीक है, ये नॉर्मल आर्टरी है हमारे पास, इसका ल्यूमेन भी आपको यहाँ से बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, प्रॉपर अच्छे से फ्लो हो रहा है ब्लड। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है जैसे से जो है वो हमारे पास जो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, प्लेक के डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, तो पहले सबसे पहले क्या होना शुरू होता है, जो हमारे पास जो ये एपिथेलियल का जैसे ये ल्यूमन है यहाँ पर जो है थोड़ा नैरोइंग होना स्टार्ट होती है। पीछे से ठीक है ब्लड वेसल्स, बट नैरोइंग हो रही है पॉइंट के ऊपर से। ठीक है, तो ये हुआ, देन धीरे धीरे जो है वो प्लेक की फॉर्मेशन होना शुरू हो गई, और ये आगे से और इसका जो है वो नैरोइंग होना शुरू हो गया। ठीक है, और जब प्लेक ज़्यादा ही हो जाता है तो वो फिर वहाँ से क्या हो जाता है, रप्चर। जब ब्लड आएगा तो प्रेशर अप्लाई करना शुरू करता है, तो वहाँ से उसका जो फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये प्लेक जब यहाँ पर रप्चर हो जाता है तो इसका क्या होगा, जो कुछ इसके जो फ्रेगमेंट्स होंगे, ठीक है, वो थ्रोम्बस की तरह जो है वो ब्लड वेसल्स के बीच में, जो ब्लड वेसल्स हैं कंप्लीट उनके में जो है वो सर्कुलेट होना शुरू हो जाएंगे, तो कहीं और जाके वो अगर स्टक कर जाते हैं तो और प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा कलेक्टेड अबाउट द पेशेंट रिप्रेजेंट। ठीक है, अगर कोई पेशेंट का डाटा हमें लिया है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, उसका जो है उसकी एग्जामिनेशन का डाटा हो सकता है, उसकी हिस्ट्री का डाटा हो सकता है, और आफ्टर दैट उसके जो लैब इन्वेस्टिगेशंस हुए, ठीक है, जो भी उसकी रिपोर्ट्स आती हैं, ठीक है, जो भी उसकी एग्जामिनेशन उन सब की जो रिपोर्ट्स आती हैं, जो भी डाटा जो हमने लिया उसकी अब हम जो है वो जो इंटरप्रिटेशन है, जो फाइंडिंग्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं, ठीक है, तो वो जो है हमारे पास वो एक पेशेंट के बारे में क्या बताएंगे, असेसमेंट ऑफ द पेशेंट, हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ द पेशेंट, प्रपोज्ड प्लान ऑफ केयर फॉर द पेशेंट एंड नर्सिंग इंटरवेंशंस डन फॉर द पेशेंट। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम उन सबको स्टडी करेंगे तो हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि पेशेंट को क्या हेल्थ प्रॉब्लम है। ठीक है, सो द राइट आंसर इज द हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट, तो वो रिप्रेजेंट करता है पेशेंट की हेल्थ प्रॉब्लम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लंबर वर्टिब्रल डिस्क हर्निएशन कॉमनली अक्कर इन। ठीक है, तो जो है वो हमारे पास जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें जो लंबा वर्टिब्रा है, ठीक है, अगर वहाँ पर जो है वो हर्निएशन होना शुरू हो जाता है तो वो कॉमनली कौन से जो उसकी लोकेशन है उसके बारे में पूछा गया। ठीक है, L1 L2 L5 और S1 के बीच में, T3 T4 L2 एंड L3। ठीक है, तो लंबर के हैं, सैक्रम के बारे में बात हो रही है, थोरेसिक के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये जो है वो यूजुअली देखा जाता है लंबर फिफ्थ और सैक्रम का जो फर्स्ट जो वर्टिब्रा है उसके पास। तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास जैसे सैक्रम वर्टिब्रा स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो लंबर का जो हमारे पास नियर अबाउट फिफ्थ जो वर्टिब्रा होगा और सैक्रम का जो फर्स्ट होगा नियर अबाउट ये एक एरिया होता है जहाँ पर ये यूजुअली देखने को मिलता है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास देखिए ये हर्निएशन हो चुका है, ये हर्निएटेड डिस्क कंप्रेसिंग द नर्व, अब ये नर्व को कंप्रेस कर रहा है, जैसे इसका यहाँ से प्रोट्रूजन हो गया, ठीक है। ये नॉर्मल था, अगर नॉर्मल होगा तो ये जैसे अबव दिख रहे हैं आपको उस तरीके से हो, जैसे यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल डिस्क है, ठीक है, नॉर्मल इसी के अंदर है। देन डीजेनरेटिव डिस्क, ठीक है, ये हमारे पास जैसे स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर होता है तो ये नॉर्मल है। देन उसका अगर डीजनरेशन हुआ तो इस तरीके से, और अगर वो यहाँ से कुछ नर्व्स कुछ जो है वो अगर यहाँ से कुछ बल्जिंग हुआ तो सिर्फ बल्जिंग तक है, ये आगे किसी को टच नहीं कर रहा है, ये हर्निएशन पूरा ही हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर है, और ये यहाँ पर थिनिंग डिस्क है, ये देखिए इसका नॉर्मल है, यहाँ पर ये थिन हो चुकी है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो है वो यहाँ पर आपको जो अबनॉर्मलिटीज़ हैं वो ये शो कर रहे हैं इस पिक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रैपिड इन्फ्यूज़न ऑफ इंसुलिन कॉज, ठीक है। अभी कोई पेशेंट है उसमें अगर हमने इमीडिएटली रैपिड इन्फ्यूज़न अगर करते हैं किसी की बॉडी में इंसुलिन का, तो वो क्या इम्पैक्ट करता है, ठीक है। इंसुलिन जो है वो हम देते हैं, जैसे हमारे पास डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, ठीक है, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और उनमें जो है वो ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हो चुका है, ठीक है, वहाँ पर जो है वो हाइपर ग्लाइसीमिया की कंडीशन तब हम देंगे, तो नो डाउट वो क्या कर देंगे, हाइपोग्लाइसीमिया अब यहाँ पर नहीं है, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया होता तो हम उसको करते हैं, बट रैपिड इन्फ्यूज़न ऑफ इंसुलिन की वजह से जो यहाँ पर मोस्टली जो हो सकता है वो क्या है हमारे पास, तो जो राइट आंसर है दैट इज़ द हाइपोकैलेमिया, ठीक है। हाइपोकैलेमिया क्यों, क्योंकि ये इंसुलिन जो है जो हमारे पास ब्लड में जो हमारे पास यहाँ पर जो पोटेशियम का लेवल होता है उसे जो है, ये जो पोटेशियम हमारे पास यहाँ पर होगा उसको जो है वो सेल में ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, हाइपोकैलेमिया में जो ब्लड वेसल्स में जो है वो पोटेशियम का लेवल कम कर देगा, लो पोटेशियम लेवल, दैट इज़ द हाइपोकैलेमिया। और ये क्यों हुआ, क्योंकि इंसुलिन मूव द पोटेशियम इनटू द सेल्स, ठीक है। और इसकी वजह से और क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर हमारे पास जैसे ब्लड में अगर हमारे पास पोटेशियम का लेवल कम रहता है तो जो हमारे जैसे कार्डिक अरिदमिया या कार्डिक अरेस्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज गिव्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी आफ्टर एन अटैक, ठीक है। अगर किसी को कोई कंडीशन हो जाती है उसके बाद नियर अबाउट एटलीस्ट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है वो उसमें जो है वो इम्यूनिटी जो है पेशेंट की बॉडी अटेन कर लेती है। तो ऑप्शन है हमारे पास मम्स, टाइफाइड, टेटनस एंड डिप्थीरिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर दैट इज़ द टाइफाइड। टाइफाइड जो है उसमें जो है वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी जो है वो एक बार आ जाती है इसमें। मम्स, टेटनस और डिप्थीरिया का जो है वो इसके लिए जैसे हम वैक्सीनेशन भी करवाते हैं तो वो फिर भी चांसेस बन जाते हैं, इसके लिए वैक्सीनेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, रादर देन इन केस ऑफ टाइफाइड। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HIV वायरस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, ठीक है। तो HIV वायरस जो है वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, फ्लैवी वायरस, रेट्रोवायरस, रैप्डोवायरस एंड हिपैडना वायरस, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज़ द रेट्रोवायरस, ठीक है। जो फ्लैवी वायरस होता है ये हमारे पास येलो फीवर, ठीक है, येलो फीवर और डेंगू फीवर के लिए कॉज करता है फ्लैवी वायरस, ठीक है। रेट्रोवायरस हमारे पास HIV के लिए आ गया, और रैप्डो वायरस जो है वो हमारे पास रैबीज़ कॉज करता है, और ये हिपैडनो वायरस जो मैंने अभी आपको बताया हेपेटाइटिस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन फॉलोइंग विच इज वेक्टर बॉर्न डिजीज, वेक्टर बॉर्न डिजीज कौन सा है इनमें से, ठीक है। डिप्थीरिया, डेंगू, टेटनस एंड मीजल्स, ठीक है। तो डिप्थीरिया जो है वो हमारे पास कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेक्टर बॉर्न है दैट इज़ द डेंगू। डेंगू जो है वो वैसे तो फ्लाई वायरस फैमिली के जो वायरस की वजह से होता है, बट वो जो हमारे पास जो मॉस्किटो है, ठीक है, जो मॉस्किटो हमारे पास आता है दैट इज़ द एडीज़ इजिप्टाई, जो मॉस्किटो है वो कैरी करता है इसको, ठीक है, और फिर वो मल्टीप्लाई करता है ह्यूमन की बॉडी में, फिर अगेन इसकी बॉडी, तो वो उस पर साइकिल चलती है, ठीक है। दिस इज़ अ वेक्टर जो इसको कैरी करता है। एंड क्लॉस्ट्रिडियम टेटने की वजह से टेटनस होता है, मीजल्स वायरस की वजह से होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ अनेमिया इंक्लूड एक्सेप्ट, ठीक है। तो सब चीज़ें आएंगी, जो नहीं आएगी वो हमें बताना है। तो एनीमिया में लो HB लेवल, फटीग, हाइपर एक्टिविटी एंड लैजिट्यूड। तो एनीमिया में HB लेवल भी कम होता है, फटीग भी फील होती है, ठीक है, और लेथार्जिक भी फील करता है पेशेंट, ठीक है। तो हाइपर एक्टिविटी नहीं होती है एनीमिया में, सो द राइट आंसर इज़ द ऑप्शन C, हाइपर एक्टिविटी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। ठीक है, तो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कौन सा नहीं है? तो ऑप्शंस देखिए, कैनक्राइड, सिफिलिस, फिब्राइड यूट्रस एंड एड्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो फिब्राइड यूट्रस जो है, या यूट्रस फिब्राइड या फिब्राइड इन यूट्रस, तो ये हमारे पास जो है सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है। बाकी सभी जो है हमारे पास सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ में आता है।